स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी अनन्या द क्राउन बियॉन्ड ब्लड इज सीक्वल टू रिटर्न ऑफ द इलेजिटिमेट डॉटर, जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 1। एक खिताब का भार दरबार हॉल में चंदन और पुराने कागजों की महक आ रही थी। अनन्या के सामने लंबी सागौन की मेज पर फाइलें काफी ऊंची लगी थीं। सिंचाई से जुड़े विवाद, एक स्कूल जिसे दोबारा बनवाने की जरूरत थी और दो गांवों के बीच जमीन का एक ऐसा विवाद जो पिछले 6 साल से सुलग रहा था। आदित्य ने अपने हाथ बांधे हुए एक खंभे से टेक लगाते हुए कहा, तुम फिर से वही कर रही हो। क्या कर रही हो? हस्ताक्षर करने से पहले हर लाइन को 2 बार पढ़ रही हो। पापा तो बस सरसरी तौर पर देखते थे और अपने मंत्रियों पर भरोसा कर लेते थे, बिना ऊपर देखे। अनन्या ने कहा, पापा के मंत्रियों ने ही एक बार बलवंत जैसे आदमी को 1 दशक तक आधे खजाने पर राज करने दिया था। मैं हर लाइन को उतनी बार पढ़ूंगी जितनी बार मुझे जरूरत महसूस होगी। आदित्य ने कोई बहस नहीं की। पिछले 2 सालों में उसने ऐसा करना छोड़ दिया था। महाराज विक्रमादित्य ने चुपचाप वास्तविक जिम्मेदारियां अनन्या के कंधों पर डालना शुरू कर दिया था, इसलिए नहीं कि परंपरा किसी बड़े बेटे से पहले ऐसा करने की मांग करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को बिना डरे सिर्फ अपने हौसले और दृढ़ संकल्प के दम पर 16 साल की उम्र में एक साजिश को बेनकाब करते हुए देखा था। कानून के मुताबिक और अपनी खुद की इच्छा से भी सिंहासन का वारिस तो आदित्य ही था, लेकिन फिर भी मंत्री सबसे पहले अनन्या के पास ही आते थे। उस शाम राज्य की राजधानी से एक सीलबंद खत आया। अनन्या ने मोम की मुहर खुद तोड़ी। ठाकुर बलवंत सिंह की आखिरी अपील खारिज कर दी गई है। अगले महीने सजा सुनाई जाएगी। हालांकि अदालती रिकॉर्ड उनके मूल नेटवर्क के पीछे एक दूसरे बेनाम वित्तीय समर्थक फाइनेंशियल बैकर की ओर इशारा करते हैं, वे फंड जो मुकदमे के दौरान कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाए थे। अनन्या ने उस लाइन को 3 बार पढ़ा। एक दूसरा मददगार, कोई ऐसा शख्स जिसने बलवंत की योजनाओं के लिए पैसे दिए थे और जिसे एक बार भी न तो सामने लाया गया था, न ही उससे पूछताछ की गई थी और न ही उसे छुआ गया था। कोई ऐसा जो अभी भी आजाद घूम रहा था। अध्याय 2। फाइलों से निकला एक नाम। अनन्या ने वह रात महल के रिकॉर्ड रूम में बिताई, एक ऐसी जगह जिससे ज्यादातर शाही लोग कतराते थे क्योंकि वहां धूल और सीलन की बदबू आती थी और उसमें कोई ग्लैमर नहीं था। वो इसी वजह से इस जगह को सबसे ज्यादा पसंद करती थी। उसने बलवंत के मुकदमे से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड निकाले, बैंक ट्रांसफर के पन्ने, शेल कंपनियां और पैसों के लेन देन के ऐसे रास्ते जो ऐसी जगहों पर जाकर खत्म होते थे जहां कोई असली कारोबार था ही नहीं। हाशिए किनारे पर एक नाम बार बार आ रहा था, न भेजने वाले के रूप में और न ही पाने वाले के रूप में, बल्कि हमेशा उन कागजों पर गवाह या नोटरी के रूप में जिनका वरना कोई मतलब नहीं बनता था। आर चट्टोपाध्याय, सॉलिसिटर्स, कोलकाता। उसने उस पर गोला लगा दिया। दरवाजे से एक आवाज आए, तुम्हें इस वक्त सोना चाहिए। उसने सिर उठाया। यह वीर था। वो शरारती 10 साल का बच्चा नहीं रह गया था जो कभी उसे रात के वक्त गोपाल की जासूसी करने के लिए खींच ले गया था, बल्कि अब वो 15 साल का एक लंबा पतला और समझदार लड़का बन गया था जिसे आज भी थोड़ी बहुत शरारत सूझती रहती थी। अनन्या ने जवाब दिया, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, पहले ही कर चुका हूं। वो किसका नाम है? उसने कागज की तरफ इशारा किया। अनन्या ने स्वीकार किया, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं पता लगाकर रहूंगी। वीर मुस्कुराया, वही पुरानी मुस्कान जिसका मतलब कभी हुआ करता था कि चलो दोनों मिलकर इसका पता लगाते हैं। कंपनी चाहिए? खुद को रोक न पाने की वजह से अनन्या के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इस बार नहीं छोटू, इस बार यह काम मैं अकेले करूंगी। अध्याय 3। कोलकाता का वो शख्स 3 हफ्ते बाद अपने पिता की अनिच्छुक सहमति और इंस्पेक्टर राणे को अपने सुरक्षा गार्ड के रूप में साथ लेकर अनन्या कोलकाता की फ्लाइट में बैठ गई। राजगढ़ आने के 2 साल बाद यह उसकी पहली असली यात्रा थी। आर चट्टोपाध्याय का दफ्तर एक मिठाई की दुकान के ऊपर किताबों से भरी एक तंग गली में था और वह खुद अपनी उम्मीद से बिल्कुल अलग थे। बुजुर्ग, नर्म आवाज वाले और ऐसे कांपते हाथों वाले जो डर से नहीं बल्कि बुढ़ापे की हल्की थरथराहट से कांप रहे थे। उन्होंने बड़ी सावधानी से अपनी चाय का कप रखते हुए कहा, राजकुमारी अनन्या सिंह, मैं सोच रहा था कि राजगढ़ से किसी को यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। आप ठाकुर बलवंत को जानते थे? उस बूढ़े आदमी ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं जिसके पैसे मिलते थे उसके लिए काम करता था। मैंने दस्तावेजों को नोटरी किया। मैंने यह नहीं पूछा कि उनसे क्या फंडिंग होती थी। वो मेरा काम नहीं था और न ही है। अनन्या ने कहा, अब यह मेरा काम है। बलवंत को पैसे किसने दिए थे, मिस्टर चट्टोपाध्याय? उस पैसे के पीछे कौन था?
बूढ़े वकील ने एक लंबी नज़र से उसे देखा और उसकी थकी हुई आंखों के पीछे कुछ बदल गया। यह एक ऐसे इंसान का हिसाब किताब था जो ये तय कर रहा था कि क्या चुप रहने का जोखिम अभी भी बोलने के जोखिम से ज्यादा है। उसने धीरे धीरे कहा, एक नाम है, लेकिन अगर मैं आपको वह नाम दे दूं, राजकुमारी, तो आपको ये पता होना चाहिए वह नाम किसी अजनबी का नहीं है। अनन्या की छाती भींच सी गई। आपका क्या मतलब है? चट्टोपाध्याय ने एक ताले वाली दराज में हाथ डाला, एक पीला पड़ चुका फोल्डर निकाला और उसे टेबल पर आगे सरका दिया। उसने आहिस्ता से कहा, यह एक ऐसा नाम है जो आपके अपने महल की दीवारों के भीतर का ही है। अध्याय 4। एक अजनबी की परछाई के बीच घर वापसी। राजस्थान वापस जाने वाली फ्लाइट आने वाली फ्लाइट से कहीं ज्यादा लंबी लगी। अनन्या वो फोल्डर अपने बैग में ताला लगाकर बैठी रही। चट्टोपाध्याय के दफ्तर से निकलने के बाद उसने उसे खोला तक नहीं था। वो उसे अकेले में पढ़ना चाहती थी, बिना इस डर के कि राणे उसके चेहरे पर ऐसा कोई रिएक्शन देख ले जिसके लिए वो अभी तैयार ना हो। उस रात अपने कमरे में उसने आखिरकार उसे खोल ही लिया। बैंक ट्रांसफर के रिकॉर्ड, एक दस्तखत, हस्ताक्षर, एक ऐसा नाम जिसे उसने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि पिछले 2 सालों से उसने हर परिवार के डिनर में उस नाम को बड़े अपनेपन के साथ सुना था। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। ये देवयानी का नाम नहीं था, यह इशिता का भी नहीं था, जिसने 2 साल लगाकर एक ईमानदार साल के साथ वापस विश्वास जीता था। यह आदित्य का भी नाम नहीं था, जिसकी वफादारी पर उसे अब कोई शक नहीं था। यह एक ऐसे शख्स से जुड़ा नाम था जिस पर कभी किसी ने शक नहीं किया था। कोई ऐसा जिसे हर कोई, अनन्या समेत, पूरी तरह से मानता था। वो मोमबत्ती बुझने तक उस फोल्डर को अपनी गोद में रखकर बैठी रही, और 2 साल में पहली बार उसे अपना पुराना डर वापस लौटता हुआ महसूस हुआ। इस बात का डर कि परिचित चेहरों से भरे इस घर में कौन अब भी एक अजनबी हो सकता है, ये कैसे पता चले। कहानी जारी है, वो नाम क्या है और अनन्या इसके साथ क्या करती है, यह आगे के अध्यायों में खुलेगा। अध्याय 5। भरोसे की परीक्षा। उसने किसी को नहीं बताया, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। 1 हफ्ते तक अनन्या चुपचाप सब देखती रही। वो परिवार के खाने की मेज पर थोड़ी देर और बैठती, कम बोलती और बोलने से ज्यादा सुनती। उसने खुद को उसी शांत सतर्कता के साथ ढालना शुरू कर दिया था जो उसने राजगढ़ में अपने शुरुआती डरावने हफ्तों में सीखी थी। उसने उस शख्स को वैसे ही अपना रोजमर्रा का काम करते हुए देखा जैसे वो हमेशा करता था, गर्मजोशी से भरा, साधारण और बिल्कुल सामान्य। इस बात ने उस धोखे को, अगर वो सच था, लगभग नामुमकिन सा बना दिया था। उसने खुद को समझाया, हो सकता है चट्टोपाध्याय गलत हो सकता है किसी ने किसी बेकसूर को फंसाने के लिए फर्जी दस्तखत किए हों। लेकिन उसके अंदर की एक अकाउंटेंट, वो लड़की जिसने कभी एक नर्स के नकली सर्टिफिकेट को चुराई गई पहचान से मिलाया था, जानती थी कि सिर्फ इसलिए सबूतों को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वे असहज करने वाले हैं। 8वीं रात को वो आखिरकार उस शख्स के पास गई जिस पर उसे सच के मामले में पूरा भरोसा था, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों न हो। वो अपने पिता के पास गई। अध्याय 6। जो महाराज पहले से जानते थे। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी स्टडी रूम के लैंप की रोशनी में चुपचाप फाइल पढ़ी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब उन्होंने आखिरकार सिर उठाया तो उनकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा, पुराना दर्द था। अनन्या ने धीमे से कहा, आपको पहले से ही शक था, यह कोई सवाल नहीं था। उन्होंने उस फोल्डर को बड़ी नरमी से बंद किया, जैसे वो कोई ऐसी चीज हो जो टूट सकती है। बेटा, इन सालों में मुझे कई बातों पर शक हुआ, लेकिन मेरे पास कभी सबूत नहीं थे। यह कोई छोटी बात नहीं है। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक इंसान को कटघरे में खड़ा नहीं करता, यह उस जख्म के दरवाजे को फिर से खोल देता है जिसे हम में से कोई भी पूरी तरह भर नहीं पाया है। अनन्या ने कहा, तो हम इसे खोलते हैं। सावधानी से, लेकिन हम इसे खोलेंगे। उसके पिता ने एक लंबी नज़र से उसे देखा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने उस दिन उसे देखा था जब वो इस महल में आकर खड़ी हो गई थी और पूछा था कि उन्होंने कभी उसे और उसकी मां को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। आखिरकार उन्होंने कहा, तुम ऐसी बन गई हो जिसके बारे में मुझे लगता है कि बलवंत ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। बहुत खूब, हम ये साथ मिलकर करेंगे। लेकिन अनन्या, मुझे एक वचन दो। क्या? ये नाम चाहे जिसका भी निकले, तुम सच को फैसला करने देना, अपने गुस्से को नहीं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें तुम्हारा हक मांगना सिखाया है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम भी लोगों को वो निष्पक्षता, फेयरनेस दो जिससे तुम्हें कभी वंचित रखा गया था। अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया, हालांकि उसके सीने में पहले से ही एक ठंडी और पक्की जिद घर कर चुकी थी। उसने मन में सोचा, निष्पक्ष रहूंगी, पर आंखें बंद करके नहीं। अध्याय 7। आमने सामने उन्होंने फाइल में दर्ज उस शख्स को अपने निजी स्टडी रूम में बुलाया। कोई सुरक्षा गार्ड नहीं,
कोई औपचारिकता नहीं, बस अनन्या, उनके पिता और एक भरी हुई बंदूक की तरह वहां बैठी हुई सच्चाई। जब दरवाजा खुला और उस शख्स ने अंदर कदम रखकर मेज पर रखी फाइल को देखा, तो उनके चेहरे के भाव इस तरह बदले कि एक भी शब्द बोले बिना अनन्या को सब कुछ समझ आ गया। अनन्या ने धीमे से कहा, आप जानती थी कि हम आखिरकार इसे ढूंढ ही लेंगे। लंबे समय तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उनकी आम तौर पर रहने वाली सारी गर्मजोशी से खाली एक आवाज में जवाब आया, मैंने अनन्या, तुम पर या तुम्हारी मां पर बलवंत के जुल्मों के लिए फंडिंग नहीं की थी। मैं चाहती हूं कि तुम पहले इस बात पर विश्वास करो। तो फिर तुमने क्या किया? मैंने उसकी चुप्पी की कीमत चुकाई। सालों पहले, तुम्हें राजगढ़ आने से बहुत पहले, बलवंत ने एक पुराने राज परिवार के राज का खुलासा करने की धमकी दी थी जिससे इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मैंने उसे वो बात दबाए रखने के लिए पैसे दिए थे। भगवान की कसम, मुझे नहीं पता था कि वो उन पैसों से साइड में और क्या क्या कर रहा था। जब तक मुझे समझ आया कि वो असल में किस किस्म का आदमी है, तब तक मैं उसके जाल में फंस चुकी थी और इस बात से काम रही थी कि सच कबूल करने पर इस परिवार को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अनन्या का जबड़ा भींच गया। तो इसके बजाय तुमने एक राक्षस को सालों तक परिवार के ही पैसों से अपने खेल खेलने दिए, क्योंकि तुम एक राज बचा रहे थे। दबी हुई और टूटी हुई आवाज में जवाब आया, हाँ, और मैंने उस चुप्पी की ऐसी कीमत चुकाई है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। अनन्या ने अपने पिता की तरफ देखा। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, गुस्से से नहीं, बल्कि सब कुछ पहचान लेने की उस कसक से। अनन्या ने धीरे से पूछा, कौन सा राज? ऐसा क्या था जिसे सच से ज्यादा बचाना जरूरी था? कमरे में गहरी खामोशी छा गई। आखिरकार वह आवाज बोली, ये जुड़ा है एक बच्चे से। वो बच्चा मैं नहीं हूं और तुम भी नहीं हो, अनन्या। वो कोई ऐसा बच्चा है जिसे इस परिवार में किसी ने कभी नहीं देखा। अध्याय 8। एक और नाम, एक और सच्चाई। वो रहस्य हवा में ऐसे लटक रहा था जैसे ऐसा धुआं जो छटने का नाम न ले रहा हो। महाराज विक्रमादित्य की आवाज ऐसी धीमी और खतरनाक थी जैसी अनन्या ने शायद ही कभी सुनी हो। उन्होंने कहा, समझाओ। यह इकबालिया बयान धीरे धीरे और बड़े दर्द के साथ सामने आया। दशकों पुरानी एक युवा शाही चचेरी बहन की कहानी, जिसे परिवार की रजामंदी के बिना प्यार हो गया था, जिसने छुपकर एक बच्चे को जन्म दिया था, और परिवार के ही अड़ियल अहंकार की वजह से जिसे एक खामोश, बिना रिकॉर्ड वाले गोद लेने की प्रक्रिया ऑफ द बुक्स अडॉप्शन के जरिए दूर करने पर मजबूर कर दिया गया था। वो बच्चा जोधपुर में कहीं बड़ा हुआ, जिसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिस महल पर उसका खून के रिश्ते से हक बनता था, वो कहाँ है। बलवंत को इस बात का पता चल गया था, और सालों तक उसने इस राज का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया, अनन्या के खिलाफ नहीं, शुरुआत में नहीं, बल्कि पुरानी पीढ़ी के अपराध बोध के खिलाफ। उस व्यक्ति ने नम आंखों से अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, इसका सीधे तौर पर तुम्हारी जान लेने की कोशिशों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही वो वजह है जिसके कारण बलवंत के पास एक दशक से ज्यादा समय तक ऐसे संसाधन रहे जिन पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। इसी वजह से उसका नेटवर्क उससे भी बड़ा हो गया जितना किसी ने सोचा था। मुझे बहुत अफसोस है। अनन्या पीछे होकर बैठ गई, उसका दिमाग चकरा रहा था। यह वो दुश्मन नहीं था जिसे ढूंढने की उम्मीद लेकर वो कोलकाता तक फ्लाइट से गई थी। ये कुछ और ही था, दशकों पुराना परिवार का एक ऐसा जख्म जिसे उसकी अपनी ही छानबीन ने कुरेद कर रख दिया था। उसने पूछा, वो शख्स अब कहाँ है? उस चचेरी बहन का बच्चा? जवाब आया, मुझे नहीं पता। मैंने कभी हिम्मत ही नहीं जुटाई कि इसका पता लगाऊं। अनन्या ने अपने पिता की तरफ देखा, और 2 सालों में पहली बार उसने उनके बीच कुछ ऐसा गुजरते हुए देखा जो नया था, पुराने रहस्यों का अपराध बोध नहीं, बल्कि एक साझा, बिना कहे लिया गया फैसला। उसने कहा, तो फिर हम इसका पता लगाते हैं। अब और कोई बच्चा छुपाया नहीं जाएगा। किसी की पूरी जिंदगी की कीमत चुकाकर खरीदी गई अब और खामोशी नहीं होगी। इस छुपे हुए रिश्तेदार की तलाश और इससे पैदा होने वाले नए खतरे इस सागा के अगले हिस्से का मुख्य केंद्र बन जाते हैं। अध्याय 9। एक नया मददगार। अनन्या अब आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करती थी। राजगढ़ में बीते 2 साल ने उसे ये तो सिखा ही दिया था। इसलिए जब इंस्पेक्टर राणे ने 30 साल पुराने बिना रिकॉर्ड वाले अडॉप्शन का पता लगाने के लिए बाहर से मदद लेने का सुझाव दिया, तो वो काफी सतर्क थी। राणे ने कहा, एक ऐसा शख्स है जिसके साथ मैंने पहले काम किया है। एक जीनियालॉजिस्ट, वंशावली विशेषज्ञ और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, ज्यादातर जयपुर से काम करता है। समझदार और भरोसेमंद है, अदालती राजनीति के आगे नहीं झुकता। उसका नाम कबीर ओबरॉय है। कबीर, अनन्या के दिमाग में बनी उसकी छवि से बिल्कुल अलग निकला। वो शायद 25 साल का था, सूट पहनने के बजाय एक साधारण कुर्ता पहने हुए था,
और उसने महल के स्टाफ की तरह झुकाव दिखाने के बजाय एक सीधे साधे और पक्के हैंडशेक के साथ उसका स्वागत किया। उसने कहा, राजकुमारी, मैंने आपके बारे में पढ़ा है। वो पाउडर, वो ट्रायल, उस विधायक के साथ मीडिया का वो आमना सामना। उस समय आप सिर्फ 16 साल की थी। यह वाकई काबिले तारीफ है। अनन्या समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या असहज। उसने कहा, आपने अच्छी खासी रिसर्च की है। यह नौकरी का हिस्सा है। उसने मेज पर एक घिसा हुआ फोल्डर रखा। राणे ने मुझे सब बता दिया है। 30 साल पुराना एक अडॉप्शन, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जोधपुर के आसपास कहीं का मामला है। इसे ट्रेस करना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उस दौर के अनाथालयों के रिकॉर्ड हाथ से लिखे हुए और बड़े लापरवाह तरीके से रखे जाते थे। किसी ने कहीं न कहीं तो दस्तखत किए ही होंगे। अनन्या ने उसे परखा, उसका बेफिक्र आत्मविश्वास, और जब उसने उसके खिताब को देखने के बजाय फाइल पर नजर डाली तो उसकी आंखों में एक तेज पैनापन था। उसने पूछा, कितना समय लगेगा? हफ्ते लग सकते हैं, शायद उससे ज्यादा भी। और राजकुमारी, अगर हमें वो शख्स मिल जाता है, तो आपको किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग ये जाने बिना अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं कि वे कहां से आए हैं। हर कोई उस दरवाजे को खुलवाना नहीं चाहता। अनन्या ने धीमे से कहा, मैं जानती हूं। कभी मैं भी उन्हीं लोगों में से एक थी। कबीर के चेहरे के भाव थोड़े से नर्म पड़े, उसमें तरस नहीं, बल्कि पहचान की एक झलक थी। तो फिर उस दरवाजे पर बहुत नरमी से दस्तक देने के लिए आप बिल्कुल सही इंसान हैं। अध्याय 10। जोधपुर 5 हफ्ते तक बंद गलियों और एक बहुत बूढ़े, आधे अंधे पूर्व अनाथालय क्लर्क से मिलने के बाद ये सुराग जोधपुर के बाहरी इलाके में बने एक साधारण से घर तक ले गया। वो एक मैकेनिक का घर था, जिसके सामने वाले आंगन में मोटरसाइकिल के पार्ट्स बिखरे हुए थे और 50 के करीब उम्र की एक महिला रस्सी पर कपड़े सुखा रही थी। अनन्या कबीर के साथ गेट पर खड़ी थी। उसका दिल वैसे ही तेजी से धड़क रहा था जैसे राजगढ़ के महल के बाहर उसने अपने पहले दिन महसूस किया था। कबीर ने आहिस्ता से कहा, आपको ये हिस्सा अकेले करने की जरूरत नहीं है। अनन्या ने कहा, हाँ, मुझे करना होगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि जब कोई अजनबी आपके इतिहास का एक ऐसा पन्ना आपके सामने लाकर रख दे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी न हो, तो कैसा महसूस होता है। मैं ही वो इंसान बनना चाहती हूं जो इसे समझाए, कोई वकील या कोई शाही संदेशवाहक नहीं। वो गेट तक चल कर गई। महिला ने अपनी साड़ी पर हाथ पोंछते हुए ऊपर देखा। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, बेटी? गाड़ी चलाते समय अनन्या ने जो बातें रटी थीं, उनके लिए उसका गला रुंध गया। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं शायद आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो आपके परिवार के बारे में आपकी अब तक की सारी सोच को पूरी तरह बदल देगा। और मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको मुझे जाने कहने का पूरा हक है, और मैं चली जाऊंगी। क्लिथ लाइन पर उस महिला के हाथ ठहर गए। उसकी आंखों के पीछे कुछ पुराना और लंबे समय से दबा हुआ सा हिला। उसने धीमे से कहा, बेहतर होगा कि तुम अंदर आ जाओ और मुझे बताओ कि तुम असल में कौन हो। अध्याय 11। सुनीता, उसका नाम सुनीता राठी था, और उसने किसी भी सफाई को देने से पहले चाय बनाई। अनन्या को कुछ ही मिनटों में समझ आ गया कि वो ऐसी महिला थी जो झटके को वैसे ही संभालती थी जैसे शायद उसने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल चीज को संभाला था, अपने हाथों को काम में व्यस्त रखकर और अपनी आवाज को स्थिर रखकर। सुनीता ने अनन्या और कबीर के सामने कप रखते हुए कहा, जब मैं 20 साल की थी तब मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मैं गोद ली हुई थी। उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि कहाँ से। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने मुझे छोड़ा था उनकी अपनी मजबूरियां थीं और मुझे उन अजीवियों से नफरत करने में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए जिनसे मैं कभी मिलूंगी ही नहीं। अनन्या ने बड़े नर्म लहजे में कहा, उनका नाम कंवल कुमारी था। वो आपकी जन्म देने वाली माँ थी। वो मेरे पिता की चचेरी बहन थी, परिवार की एक ऐसी शाखा से जो दशकों से किसी के मुंह पर नहीं आई है। सुनीता का हाथ बिल्कुल नहीं कांपा, लेकिन उसने बहुत सावधानी के साथ चाय की केतली नीचे रखी। उसने कहा, शाही खून। उसकी आवाज में कोई हैरानी या खौफ नहीं था, बस एक थका हुआ, अविश्वासी सा व्यंग्य था। 49 साल की उम्र में मुझे पता चलता है कि मैं शाही खून हूँ, वह भी अपनी ही रसोई में बैठी हुई, मुझसे आधी उम्र से भी कम की एक लड़की के जरिए। अनन्या ने कहा, मैं जानती हूँ ये कितना अजीब लग रहा है। यकीन मानिए, मुझे भी 16 साल की उम्र में पता चला था कि मेरा एक पिता और एक खिताब है, जब मैं एक ऐसे दरबार में खड़ी थी जिसे मैंने कभी पहले नहीं देखा था। सुनीता जी, मैं आपकी जिंदगी में खलल डालने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि आपको सच जानने का पूरा हक है, और इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सिर्फ सच से ज्यादा कुछ और भी मिलना चाहिए। सुनीता ने तीखी नजरों से ऊपर देखा। मिलना चाहिए?
अनन्या ने बताया, बलवंत सिंह ने सालों तक आपके वजूद के राज का इस्तेमाल हमारे परिवार के खिलाफ एक हथियार के रूप में किया। उसने एक ऐसा क्रिमिनल नेटवर्क खड़ा किया जिसे आंशिक रूप से आपको छुपाए रखने के लिए दिए गए पैसों से फंड किया गया था। ये परिवार के अहंकार का कर्ज नहीं है, ये सीधे तौर पर आपका कर्ज है। पहली बार सुनीता का संयम थोड़ा सा टूटा। वो उनके सामने भारी मन से बैठ गई। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे कोई महल नहीं चाहिए, मुझे कोई खिताब या नौकर चाकर या लोग मेरे सामने झुके हों, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मेरा एक पति है जो मोटरसाइकिल ठीक करता है और एक बेटा है जो उदयपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। यही मेरी पूरी दुनिया है और यह मेरे लिए काफी है। अनन्या ने कहा, तो आप ठीक यही सब अपने पास रखेंगी, लेकिन आपको अपनी जन्म देने वाली माँ से मिलना चाहिए, अगर वो मिलना चाहें। और ये परिवार आपका जो भी कर्जदार है, चाहे वह पहचान हो, माफी हो, आपके बेटे की पढ़ाई के लिए मदद हो या कुछ भी, आपको उसके लिए दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस बात का पक्का इंतजाम करूंगी। सुनीता ने एक लंबी नजर से उसे देखा और फिर अनचाहे ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम सचमुच वही लड़की हो जो न्यूज में आई थी, टेलीविजन पर उस विधायक के खिलाफ खड़ी होने वाली। अनन्या हैरान होते हुए हंस पड़ी। आपने वो देखा था? सुनीता ने और चाय डालते हुए कहा, बेटी, पूरा देश ने देखा था। खैर, मुझे इस कंवल कुमारी के बारे में बताओ, मुझे उस माँ के बारे में बताओ जिसे मैं कभी जान नहीं पाए। अध्याय 12। एक पुराने नाम की वापसी। बातचीत से यह साफ हुआ कि कंवल कुमारी जिंदा थी। 71 साल की उम्र में माउंट आबू के एक छोटे से बंगले में चुपचाप रह रही थी, जिसका खर्च परिवार वाले असल में बिना ये जाने उठा रहे थे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस बार अनन्या अकेले ही उनसे मिलने गई। कबीर को होटल में ही छोड़ दिया। उसने सीख लिया था कि कुछ बातचीत ऐसी होती हैं जिनमें किसी गवाह की कोई जरूरत नहीं होती। बूढ़ी महिला ने दरवाजा खुद खोला। चांदी जैसे बाल, पैनी आंखें और चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। अनन्या के एक भी शब्द बोलने से पहले ही कंवल ने कहा, तुमने उसे ढूंढ लिया। मुझे हमेशा से पता था कि कोई न कोई आखिरकार ढूंढ ही लेगा। बस मुझे यह नहीं लगा था कि वो लड़की ऐसा करेगी जो तब पैदा भी नहीं हुई थी जब मैंने उसे छोड़ा था। अनन्या ने नरमी से कहा, उनका नाम सुनीता है। उनके पति हैं, एक बेटा है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। वो खुश हैं, कंवल जी। उन्होंने एक अच्छी जिंदगी बनाई है। बूढ़ी महिला के चेहरे के भाव बिना किसी आवाज के अंदर ही अंदर टूट गए। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, अच्छा है, मैंने हमेशा बस इसी बात की दुआ मांगी थी। अनन्या ने कहा, वो आपसे मिलना चाहती है, अगर आप भी उनसे मिलना चाहें तो। कंवल के हाथ दरवाजे के फ्रेम को थामे हुए कांप रहे थे। 30 साल तक मैंने इस परिवार से अपनी खुद की जिल्द और निर्वासन, एक्साइल की कीमत पर एक आदमी की चुप्पी की कीमत चुकाई, इस डर से कि कोई मेरी बेटी का इस्तेमाल उस शांति को तबाह करने के लिए न कर दे जो उसने बनाई थी। और अब तुम मुझसे कह रही हो कि मैं बस उससे मिलने के लिए कह सकती थी? अनन्या ने कहा, बलवंत ने हर किसी को सच से डरा कर रखा था। अब वो सब खत्म हो गया है। मैं आपसे यह वादा करती हूँ। कंवल ने एक लंबी नजर से उसे देखा, सच में वैसे देखा जैसे सब कुछ खो चुके लोग किसी को साफ साफ देखना सीखते हैं। उन्होंने अचानक कहा, तुम्हारी माँ मीरा, तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं उन्हें थोड़ा जानती थी। उनकी आंखों में भी ठीक यही बात थी। जैसे उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि दुनिया के नियम वे नहीं होंगे जिनके हिसाब से वह जिएंगी। अनन्या को महसूस हुआ कि उसकी छाती में कुछ गर्म और कसला सा उठ रहा है। आप मेरी माँ को जानती थी? बस थोड़ा सा, पर मुझे याद है कि मैंने तब भी यही सोचा था, ये औरत किसी ऐसे शख्स को बड़ा करने जा रही है जिसके लिए ये परिवार बिल्कुल तैयार नहीं है। कंवल आंसुओं के बीच आखिरकार मुस्कुराई। मैं सही थी, है ना? अध्याय 13। जो परिवार का कर्ज था। 3 हफ्ते बाद कंवल के बंगले के पीछे वाले शांत बगीचे में पुनर्मिलन हुआ। कोई प्रेस नहीं, कोई शाही औपचारिकता नहीं, बस 50 साल की देरी से और बिल्कुल सही समय पर माँ और बेटी के रूप में पहली बार मिलने वाली 2 महिलाएं। अनन्या ने उन्हें थोड़ी दूर से प्राइवेसी देते हुए देखा और महसूस किया कि कबीर आकर उसके बगल में खड़े हो गए हैं। उन्होंने धीमे से कहा, ये तुमने किया है। इस परिवार का किसी और पर चाहे जो भी कर्ज रहा हो, तुम वो इकलौती इंसान हो जिसने असल में उसे चुकाया है। अनन्या ने कहा, मैंने यह अकेले नहीं किया। तुमने उसे ढूंढ लिया था। मैंने एक पता ढूंढा था। तुम वो इंसान हो जिसने दरवाजे पर दस्तक दी और किसी वकील या प्रेस विज्ञप्ति के पीछे छुपने के बजाय सच बताया। उसने उसकी तरफ देखा। आपकी तरह की ताकत रखने वाले ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करते हैं। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा उन लोगों को चीजें वापस लौटाने के लिए करती हैं जिन्हें कभी कोई विकल्प दिया ही नहीं गया था।
अनन्या के गालों पर गर्माहट सी आ गई और उसने नजरें हटाकर बगीचे की तरफ देख लिया। मेरी माँ कहा करती थी, अपना हक मांगो, जो तुम्हारा है उसके लिए लड़ो। मुझे लगता है कि अब जाकर मुझे समझ आया है कि इसका मतलब सिर्फ मेरे अपने होने से कहीं ज्यादा बड़ा है। राजगढ़ वापस लौटने पर परिवार ने इस खबर को धीरे धीरे और दर्द के साथ स्वीकार किया, लेकिन इस बार इसे छुपाने की उनकी पुरानी आदत सामने नहीं आई। महाराज विक्रमादित्य ने कंवल से माफी मांगने के लिए खुद माउंट आबू की यात्रा की। यह एक ऐसी माफी थी जो 50 साल से बकाया थी। सुनीता के बेटे की पढ़ाई के लिए चुपचाप एक ट्रस्ट फंड की स्थापना की गई, शाही खैरात के तौर पर नहीं, बल्कि एक लंबे समय से रुके हुए कर्ज को आखिरकार चुकाए जाने के रूप में। और मुकदमे के रिकॉर्ड में पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर बैठ गया। वह सटीक रकम जो बलवंत ने सालों से वसूली थी, वे शेल कंपनियां जिनके जरिए पैसे घुमाए गए थे, अब वो सब कुछ ट्रेस करने योग्य था। अब वो सब कुछ पुख्ता सबूत बन चुका था। उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन का मामला हफ्ते दर हफ्ते और मजबूत होता गया। अध्याय 14। एक शांत शाम, एक धड़कता दिल। बिना ये तय किए कि ऐसा होना चाहिए, यह एक आदत सी बन गई। कबीर मामले के स्वाभाविक रूप से खत्म होने के बाद भी वहीं रुके रहे। उन्होंने राणे के साथ विचार विमर्श करने, एक और रिकॉर्ड की जांच करने और जांच के किसी अनछुए पहलू को अनन्या के साथ मिलकर सुझाने के बहाने ढूंढ ही लिए। एक शाम वे दोनों राजगढ़ गेस्ट क्वार्टर के बाहर बनी नीची दीवार पर बैठे थे और आसमान पहाड़ों के ऊपर धीरे धीरे नारंगी से बैंगनी रंग में ढल रहा था। अनन्या ने कहा, मामला लगभग बंद हो चुका है। आपके यहाँ रुकने की असल में कोई वजह नहीं बची है ना? कबीर ने उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन उनके मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। मैं तुमसे कह सकता हूं कि मैं कागजी कार्रवाई की दोबारा जांच कर रहा हूं। क्या आप कह सकते हैं? मैं कह सकता हूं, लेकिन ये सच नहीं होगा। उन्होंने आखिरकार उसकी तरफ देखा। मैं वजहें ढूंढता रहता हूं क्योंकि मुझे ऐसे इंसान के आसपास रहना पसंद है जो आसान जवाब स्वीकार करने के बजाय अगला सवाल पूछता है। ये बहुत कम देखने को मिलता है मेरे काम में, और सच कहूं तो आपके काम में भी। अनन्या का दिल किसी उलझन भरी और अनजाने से एहसास से भर गया। उसने जहर, बदनामी और अपने छोटे भाई के गले पर रखे चाकू का सामना करने के लिए 2 साल तक ऐसे मजबूत किले बनाए थे। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस दीवार में सेंध लगाने वाली चीज इतनी साधारण होगी। एक शांत शाम, एक ईमानदार बात। उसने स्वीकार किया, मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे काम करता है। किसी के प्यार में पड़ना। मैंने यहाँ सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश में इतना लंबा वक्त बिताया है। कबीर ने कहा, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे काम करता है। हम इसे धीरे धीरे समझ लेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, राजकुमारी। उसने बड़े प्यार से सुधार करते हुए कहा, अनन्या, सिर्फ अनन्या। कम से कम जब तुम हो। उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, जो बेहद शांत और सच्ची थी। उन्होंने दोहराया, अनन्या, जैसे वे ये परख रहे हो कि इसे बोलने में कैसा महसूस होता है। मैं इसके साथ काम चला सकता हूं। उस शाम उन दोनों ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं थी। हवा में कुछ बहुत ही कोमलता से बदल गया था, ठीक वैसे ही जैसे आसमान बिना किसी घोषणा के एक रंग से दूसरे रंग में बदल जाता है। अध्याय 15। हर कोई खुश नहीं था महल में। हर कोई अनन्या की इस शांत खुशी से खुश नहीं था। लाइब्रेरी के बाहर गलियारे में अनन्या को घेरते हुए इशिता ने अपने हाथ बांधे हुए सपाट लहजे में कहा, एक इन्वेस्टिगेटर? अनन्या, वो किसी रईस घराने से भी नहीं है। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि लोग क्या कहेंगे? अनन्या ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा है कि लोग क्या कहेंगे। मैंने अपने बारे में इससे भी बुरी बातें सुनी है, इशिता। कभी तुमने भी उनमें से कुछ बातें कही थी। इशिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह झेप गई। 2 साल की कड़ी मेहनत से जीते गए भरोसे ने पुराने जख्मों को पूरी तरह नहीं मिटाया था, लेकिन कम से कम उसे सच को बिना डरे सुनने की सीख जरूर दे दी थी। इशिता ने अब थोड़ी धीमी आवाज में कहा, यह सही नहीं है। अनन्या ने सहमति जताई, नहीं, लेकिन ये सच है। और मैंने इस परिवार में एक बात सीखी है, इशिता, कि कोई इंसान क्या है, इससे ज्यादा यह मायने रखता है कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है। कबीर ने एक महिला के पूरे छुपे हुए इतिहास का सिर्फ इसलिए पता लगाया क्योंकि उसे सच जानने की परवाह थी। ये बात मेरे लिए किसी भी खानदान से ज्यादा मायने रखती है। इशिता काफी देर तक चुप रही। क्या पापा को पता है? अभी नहीं। मैं किसी से भी कुछ भी कहने से पहले ये पक्का करना चाहती थी कि यह सब सच है। इशिता ने पूछा, और क्या ये सच है? क्या यह असली है? अनन्या को गेस्ट क्वार्टर के बाहर की दीवार, नारंगी आसमान और उसके मुंह से अपने नाम के नए एहसास की याद आ गई। उसने सीधे शब्दों में कहा, हाँ, मुझे लगता है कि यह सच है। 16। महाराज का जवाब 2 रात बाद,
अनन्या ने खुद अपने पिता को ये बात बताई। उसने उसी छत को चुना जहां उन्होंने कभी प्रिया के परिवार के बारे में अपने अपराध बोध को कबूला था। किसी तरह इस बात को भी वहीं रखना सही लगा। उन्होंने बिना बीच में टोके उसकी बात सुनी। अंधेरे में उनके चेहरे के भाव को पढ़ना नामुमकिन था। जब वो अपनी बात खत्म कर चुकी तो वे इतनी देर तक चुप रहे कि अनन्या की धड़कनें तेज होने लगी। पापा, कुछ तो बोलिए, विक्रमादित्य ने धीरे से कहा। मैं सोच रहा हूं उस वादे के बारे में जो मैंने खुद से उस दिन किया था जब तुम पहली बार दरबार हॉल में आकर खड़ी हुई थी और मुझसे पूछा था कि मैंने कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। मैंने वादा किया था कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में जो भी फैसले लोगी, मैं ऐसा पिता नहीं बनूंगा जो राजनीति या अहंकार को तुम्हारे लिए वे फैसले तय करने दे। इस परिवार की चुप्पी पहले ही बहुत कीमत चुका चुकी है, उसके बाद अब और नहीं। तो आप नाराज नहीं हैं? उनके चेहरे पर मुस्कान की एक हल्की सी झलक उभरी। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं एक पिता हूं। मुझे इस बात से डर लगने का पूरा हक है कि मेरी बेटी एक ऐसे आदमी के प्यार में पड़ रही है जिसे मैं सिर्फ 6 हफ्ते से जानता हूं। लेकिन नाराज? नहीं बेटा, इस बात पर नहीं। कबीर ओबरॉय ने इस परिवार के इतिहास में खोई हुई 3 महिलाओं को ढूंढा और हर एक के साथ उतनी इज्जत से पेश आए जितनी इज्जत मेरे आधे मंत्री अपनी पूरी जिंदगी में नहीं दे पाते। मैं ऐसे आदमी के साथ समझौता कर सकता हूं। अनन्या के सीने में तनाव की वजह से जो घुटन थी, वह राहत मिलते ही कम हो गई, जिसका उसे खुद एहसास नहीं हुआ था। इशिता को लगता है कि दरबार में लोग बातें बनाएंगे, विक्रमादित्य ने कहा। दरबार हमेशा बातें बनाता है। जब मुंबई के एक फ्लैट से एक लड़की चलकर मेरे दरबार हॉल में आई थी, तब भी लोगों ने बातें बनाई थी। तुमने तब उस बात को अपना हक जताने से नहीं रोका था। मुझे उम्मीद है कि तुम अब भी इस बात से खुद को नहीं रोकोगी। उन्होंने आगे बढ़कर उसका हाथ वैसे ही सहलाया जैसे उन्होंने उस पहले हफ्ते में किया था जब वह यहां पहुंची थी, एक ऐसी अजनबी जो उस पिता को समझने की कोशिश कर रही थी जिसे वह कभी जानती नहीं थी। उन्होंने आगे जोड़ा, बस धीरे धीरे आगे बढ़ो, अपने लिए, दरबार के लिए नहीं। तुमने पिछले 2 साल सिर्फ दूसरों के लिए लड़ने में बिताए हैं। कम से कम इस एक चीज को ऐसा रहने दो जिसके लिए तुम्हें न लड़ना पड़े। अध्याय 17। जेल से आया एक खत। ये खत आधिकारिक माध्यमों से आया था, जिसे राज्य के जेल प्राधिकरण ने इस नोट के साथ भेजा था कि नियमानुसार सजा का इंतजार कर रहे कैदियों के सभी पत्रों को डिलीवर करना अनिवार्य है। अनन्या ने खत खोलने से पहले ही उसकी लिखावट पहचान ली। नुकीली, नियंत्रित, वही लिखावट जिसने कभी 1 दशक के छुपे हुए अपराधों के कागजों पर दस्तखत किए थे। राजकुमारी अनन्या, वे मुझसे कह रहे हैं कि अगले हफ्ते मेरी सजा तय हो जाएगी। मुमकिन है कि बिना किसी शुरुआती रिहाई के उम्र कैद मिल जाए। मुझे लगता है कि मैं उस बात से उतना नहीं डर रहा हूं जितनी उम्मीद आप कर रही होंगी। मैंने सुना है कि आप काफी व्यस्त रही हैं। कोलकाता, जोधपुर, माउंट आबू, इस परिवार के हर उस राज को खोदकर बाहर निकाल रही हैं जिसे छुपाने के लिए इस परिवार ने मुझे पैसे दिए थे। आपको कोई भी और खुदाई करने से पहले ये पता होना चाहिए कि इस परिवार के इतिहास के पन्नों को संभालने वाला इकलौता शख्स कभी मैं नहीं था। मैं तो बस उन पन्नों को संभाल रहा था जिनमें फायदा था। और भी लोग हैं, पुराने कर्ज, पुरानी खामोशियां। अगर आप सचमुच उस महल के हर दरवाजे को खोलने का इरादा रखती हैं, राजकुमारी, तो मेरा सुझाव है कि आप खुद को तैयार कर लीजिए। इनमें से कुछ चीजें वैसी नहीं होंगी जिन्हें जोधपुर की किसी मैकेनिक की पत्नी की तरह आसानी से माफ किया जा सके। अपने इन्वेस्टिगेटर का आनंद लीजिए। मुझे उम्मीद है कि वो इस बात की कीमत चुकाने लायक है जो आपको चुकानी पड़ेगी। BS। अनन्या ने उस खत को 2 बार, फिर तीसरी बार पढ़ा और हर बार पढ़ने के साथ उसका जबड़ा कसता चला गया। बलवंत से जैसी उम्मीद थी, ये बिल्कुल वैसा ही था। कोई सीधा खतरा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके, ऐसी कोई बात नहीं जिसे राणे किसी मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सके। ये सिर्फ इतना जहर था जो शक के बीज बो सके और उसे अपने आप बढ़ने दे। उसने खत को सावधानी से मोड़ा और सीधे अपने पिता के स्टडी रूम में ले गई। इसे पढ़ने के बाद विक्रमादित्य का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, एक जेल की कोठरी से जहां उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। उसे ये संतुष्टि मत दो। अनन्या ने कहा, मैं डरी नहीं हूं, मैं सुन रही हूं। दोनों में फर्क है। पापा, क्या होगा अगर वो सच कह रहा है? क्या होगा अगर वाकई कोई पुरानी बात है, कुछ ऐसा जो इससे भी बुरा है? उसके पिता ने खत नीचे रखा और एक पल के लिए दशकों का बोझ उनके कंधों पर साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा, तो हम इसका सामना वैसे ही करेंगे जैसे हमने बाकी हर चीज का किया है, साथ मिलकर और पूरी सावधानी से। अध्याय 18। सजा का दिन। अदालत का कमरा अनन्या की उम्मीद से छोटा था और वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। पत्रकार पिछली पंक्तियों में ठनूसे हुए थे।
इस बार उन्हें 2 साल पहले उसके खिलाफ कहानी घुमाने की कोशिश करने वालों के साथ जो बुरा हश्र हुआ था उसकी याद ने रोक रखा था। जब जज साहब अंदर आए तो बलवंत खड़े हो गए। उनकी जेल की कैदी वाली ड्रेस उनकी आंखों में जल रही उस पैनी और चालाक चमक को कम नहीं कर पाई थी। वे पहले से ज्यादा उम्रदराज लग रहे थे, पर वे हारे हुए बिल्कुल नहीं लग रहे थे। जज ने एक सपाट, औपचारिक आवाज में अंतिम फैसले को पढ़ा। सभी मामलों में दोषी, साजिश, हत्या की कोशिश और वह धीमा, सोच समझकर दिया गया जहर जिसने किसी के भी यह समझ पाने से साल पहले मीरा की जान ले ली थी। उम्र कैद, न्यूनतम 25 साल तक बिना किसी पैरोल की संभावना के। अदालत में एक हलचल सी मच गई। अनन्या अपनी गोद में हाथ बांधे बिल्कुल चुपचाप बैठी रही और उसने महसूस किया जीत का कोई जश्न नहीं, वैसा कुछ नहीं, कुछ शांत सा, कुछ ऐसा जो एक बकाया कर्ज के आखिरकार, भले ही अधूरे रूप में, चुकाए जाने जैसा था। जब गार्ड्स उन्हें बाहर ले जा रहे थे तो बलवंत की नजरें पूरे कमरे में से होते हुए अनन्या पर टिक गईं। वे गुस्से में नहीं लग रहे थे, वे परेशान करने वाली हद तक संतुष्ट और मजाकिया लग रहे थे। उन्होंने इतनी तेज आवाज में कहा कि सबकी सुगबुगाहट के बीच सुनाई दे सके, तुम अब भी सोचती हो कि यह कोई अंत है, राजकुमारी? ये तो हमेशा से एक शुरुआत रही है। अपने पिता से पूछना कि 11 साल पहले वाले दूसरे ट्रेजरी ऑडिट का क्या हुआ था। उनसे पूछना कि उसे कभी पूरा क्यों नहीं किया गया, इससे पहले कि कोई कुछ जवाब दे पाता। गार्ड्स उन्हें खींचकर आगे ले गए। अदालत का कमरा दर्जनों फुसफुसाती हुई बातों से गूंज उठा। पत्रकार पागलों की तरह कुछ न कुछ लिखने लगे। अनन्या ने मुड़कर अपने पिता को देखा। उनका चेहरा बहुत शांत हो चुका था। जब वे कैमरे से दूर बाहर आ गए तो अनन्या ने धीमे से कहा, पापा, कौन सा ऑडिट? विक्रमादित्य ने तुरंत जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने आखिरकार बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में एक पुराना, दबा हुआ थकावट का भाव था जो अनन्या ने उनसे पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने कहा, एक ऐसी बात है जो मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। तुम्हारे दादाजी के बारे में। इस रियासत के खजाने के साथ असल में क्या हुआ था, बलवंत के आने से पहले, इस सबके शुरू होने से पहले। मुझे लगा था कि वह बात इतनी गहराई में दबी हुई है कि कभी दोबारा सामने नहीं आएगी। उन्होंने उसकी तरफ देखा और जब से वह उन्हें जानती थी तब से पहली बार अनन्या ने अपने पिता की आंखों में असली डर के करीब कुछ महसूस किया। मैं गलत था। अध्याय 19। पुराना ऑडिट। वे आधी रात के काफी बाद तक स्टडी रूम में बैठे रहे, सिर्फ दोनों अकेले। एक अकेला लैंप उन दीवारों पर लंबी परछाइयां डाल रहा था जिन पर ऐसे पूर्वजों की तस्वीरें टंगी थीं जिनकी पूरी कहानियां अनन्या अब भी नहीं जानती थी। विक्रमादित्य ने शुरुआत करते हुए कहा, 11 साल पहले बलवंत को बाद में जो रसूख मिला, उसके उभरने से पहले इस रियासत ने शाही खजाने का एक स्वतंत्र ऑडिट करवाया था। जमीन का लगान, मंदिर के ट्रस्ट और पुराने सोने के भंडार जो देश आजादी से पहले से परिवार के पास थे। यह असल में मेरे पिता का आइडिया था। वे तब तक बूढ़े हो चुके थे और इस बात को लेकर फिक्रमंद थे कि वे अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं। उसका क्या हुआ? उन्होंने अपनी कनपटी मलते हुए कहा, वो कभी पूरा नहीं हुआ। वो ऑडिटर, दिल्ली का एक तेज तर्रार युवा लड़का जो बहुत बारीकी से काम करने वाला था, उसे कुछ गड़बड़ियां मिली। खजाने से सोना गायब था। जमीन के ऐसे रिकॉर्ड थे जो दशकों से असल में बेचे या पट्टे पर दिए गए रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे थे। वो सीधे मेरे पास आया, मेरे पिता के पास नहीं, क्योंकि तब तक मैं ज्यादातर प्रशासनिक कामकाज संभाल रहा था। और विक्रमादित्य ने धीमे से कहा, और मैंने एक गलती कर दी। अनन्या, मैं युवा था, कुछ मायनों में तुमसे भी छोटा। मैं अभी एक पूरी रियासत की वित्तीय व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बना था और मैं इस बात से काम रहा था कि एक सार्वजनिक स्कैंडल से क्या होगा, खासकर तब जब मेरे पिता की सेहत खराब होने लगी थी। मैंने चुपचाप उस ऑडिट को ठंडे बस्ते में डलवा दिया। उस ऑडिटर को एक मोटा सेटलमेंट दिया ताकि वो एक एनडीए, गोपनीयता समझौते पर दस्तखत करे और यहां से चला जाए। मैंने खुद को समझाया कि जब हालात ज्यादा स्थिर हो जाएंगे तो मैं इस पर दोबारा गौर करूंगा। क्या आपने किया? उनके शब्दों से पहले उनके पिता की खामोशियां ही सब कुछ कह गईं। उन्होंने स्वीकार किया, नहीं। उसके थोड़ी ही देर बाद बलवंत मेरे पिता का सलाहकार बन गया। फिर हालात उलझते चले गए, फिर मीरा और फिर तुम, और वे 11 साल एक ऐसा जख्म बन गए जिससे भरने के बजाय मैंने बस बचकर चलना सीख लिया। अनन्या पीछे होकर बैठ गई और बात को समझने की कोशिश करने लगी। तो इसका मतलब सचमुच खजाने से कुछ गायब हो सकता है, और आपको अंदाजा नहीं है कि क्या या वो कहाँ गया? उन्होंने बात पक्की करते हुए कहा, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर बलवंत उस ऑडिट के बारे में जानता था, और साफ है कि वह जानता था, तो वो अब जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो कोई ब्लफ, धोखा नहीं है।
यह एक ऐसा दरवाजा है जिसे खोलने की वो तुम्हें चुनौती दे रहा है। अध्याय 20। सोने के पीछे अनन्या ने अगली सुबह कबीर को फोन किया। वो 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच गए। स्टडी रूम में आते वक्त वे अपने कुर्ते की कफ की बटन लगा ही रहे थे और उन्होंने इस परिवार के इतिहास के बाकी सभी उलझे हुए धागों की तरह ही इस पूरी कहानी को बहुत ध्यान से और बिना किसी जल्दबाजी के सुना। उन्होंने आखिर में कहा, 11 साल पुराना ठंडे बस्ते में डाला गया ऑडिट किसी बुरे सपने की तरह होता है जिसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। रिकॉर्ड खो जाते हैं, लोग रिटायर हो जाते हैं या मर जाते हैं, कागजी सुराग ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। क्या तुम्हारे पास अभी भी उस मूल ऑडिटर का नाम है? विक्रमादित्य ने एक पुराने फोल्डर से वह नाम निकाला। राजीव मल्होत्रा, एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट जो महल के आखिरी रिकॉर्ड के मुताबिक अपना सेटलमेंट मिलने के बाद पुणे शिफ्ट हो गए थे। कबीर ने कहा, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। फिर अनन्या की तरफ देखकर जोड़ा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वे 2 दिन बाद पुणे के लिए उड़ान भर गए। 60 के दशक में चल रहे राजीव मल्होत्रा एक साधारण से दफ्तर से छोटी सी कंसल्टिंग फर्म चला रहे थे। अनन्या ने गौर किया कि यह उस आदमी की बनाई हुई दुनिया से कोसों दूर था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसने किसी शाही परिवार से चुप रहने के लिए घूस ली थी। परिचय कराए जाने के बाद मल्होत्रा ने कहा, मैं सोच रहा था कि क्या ये दिन कभी आएगा। आप जानते हैं, मैंने अपनी खुद की कॉपियां संभाल कर रखी है। इन सारे सालों में मैंने हमेशा सोचा कि अगर परिवार को आखिरकार सच चाहिए होगा तो उन्हें मुझे ढूंढने आना ही पड़ेगा और मैं उनके लिए इसे दोबारा दबाना आसान नहीं बनाने वाला था। उन्होंने अपनी मेज के नीचे से एक ताले वाला बक्सा निकाला। दशकों पुराने लेजर, खाता बही, जमीन के कागजों की तस्वीरें और बड़े ध्यान से हाथ से लिखे गए नोट। लेजर को आगे सरकाते हुए मल्होत्रा ने बड़े गंभीर लहजे में कहा, खजाने का सिर्फ कुप्रबंधन नहीं किया गया था। मेरे हायर किए जाने से लगभग 15 साल पहले से कोई लगातार मंदिर ट्रस्ट के फंड, जो ट्रस्ट के चार्टर के तहत गांवों के स्कूलों और हेल्थ क्लिनिक के लिए थे, कुछ शेल खातों में ट्रांसफर कर रहा था। गायब हुई रकम का लगभग 60% हिस्सा मैंने ट्रेस कर लिया था, इससे पहले कि तुम्हारे पिता ने जांच बंद करवा दी। बाकी का 40% मुझे कभी ढूंढने का मौका ही नहीं मिला। सावधानी से तैयार किए गए दस्तावेजों के पन्ने दर पन्ने पलटते हुए अनन्या का पेट जैसे अंदर से हिल गया। ये सब कौन कर रहा था, क्या आप जानते हैं? मल्होत्रा ने लेजर और उसकी तरफ देखते हुए गंभीर भाव से कहा, फंड ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले दस्तखत आपके दादाजी के सबसे भरोसेमंद खजांची के हैं। देवराज प्रताप सिंह नाम का एक आदमी। अनन्या ने भौहें सिकोड़ी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी यह नाम नहीं सुना है। मल्होत्रा ने कहा, तुमने सुना भी नहीं होता, क्योंकि मेरे गायब होने के 2 साल बाद देवराज प्रताप सिंह की एक ऐसी घटना में मौत हो गई जिसे आधिकारिक तौर पर शिकार का हादसा बताया गया। और अनन्या, उनकी बेटी बड़ी होकर आपके अपने परिवार में ब्याही गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने पूछा, किसकी पत्नी? हालांकि उसके भीतर के किसी ठंडे और डूबते हुए हिस्से ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। मल्होत्रा ने कहा, राजमाता देवयानी की मां। देवराज प्रताप सिंह आपकी सौतेली मां के दादा थे। अध्याय 21। देवयानी से एक सवाल। राजगढ़ वापस जाने वाली फ्लाइट में अनन्या सो नहीं पाए। वो लेजर अपनी गोद में रखकर बैठी रही जब तक कि नंबर धुंधले नहीं हो गए। वो बार बार उन्हीं डैमिंग, दोष साबित करने वाले पन्नों को पढ़ती रही और उस महिला के अतीत को इस परिवार के इतिहास से जोड़ने की कोशिश करती रही जिसने कभी महल के गेट पर उसे अपनी बाहों में बिना किसी झिझक के समेट लिया था। उसने खुद को समझाया, ये देवयानी की गलती नहीं है। उनके दादाजी ने जो भी किया वो उनके पैदा होने से दशकों पहले हुआ था। लेकिन उसके अंदर की किसी बात ने, वही अंतःप्रेरणा, इंस्टिंक्ट, जिसने कभी दूध के गिलास में अजीब सा पाउडर देखा था, उस सवाल को बिना पूछे छोड़ने से मना कर दिया। उसे राजमाता देवयानी पूर्वी विंग के पास बने छोटे से पूजा घर में मिली, ठीक उसी जगह जहां वह शाम के वक्त हमेशा होती थी। हर काम की तरह बिना किसी जल्दबाजी के उतनी ही पवित्र भावना के साथ दिए जला रही थी। बिना मुड़े देवयानी ने बड़े अपनेपन से कहा, बेटा आओ बैठो। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम सोई नहीं हो। अनन्या उनके पास बैठ गई। उसके बगल वाले बैग में लेजर भारी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। उसने आखिरकार कहा, राजमाता देवयानी, क्या आप जानती थी कि आपके दादाजी शाही खजांची थे? दिया जलाते हुए देवयानी के हाथ थिथक गए। धीरे धीरे उन्होंने अनन्या की तरफ देखा और उनकी आंखों के पीछे कुछ पुराना और थका हुआ सा हिला। उन्होंने आहिस्ता से कहा, हाँ मैं जानती थी। मैं बहुत लंबे समय से यह जानती हूँ। अनन्या का दिल बैठ गया। क्या आप जानती थी कि उन्होंने क्या किया था? दिए की लौ हिलती रही। दोनों महिलाओं के बीच तनी हुई खामोशी में एक गर्म रोशनी बिखेर रही थी।
जिन्होंने एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करना सीखने में 2 साल बिताए थे। उस चेहरे पर देवयानी काफी देर तक चुप रहीं। उन्होंने आखिरकार कहा, मेरे दादाजी एक अभिमानी इंसान थे और डरे हुए भी। बेटा, उन्होंने सिर्फ अपने लिए वे फंड इधर उधर नहीं किए थे। हालांकि मैं यह नहीं कहूंगी कि उन्हें फायदा नहीं हुआ था। वे नुकसान की भरपाई कर रहे थे। खजाने द्वारा उनके खजांची के शुरुआती सालों में किए गए बुरे निवेश, जमीन के ऐसे सौदे जो गलत हो गए थे, सूखे के वे साल जब मंदिर के ट्रस्ट ही इकलौते ऐसे खाते थे जो सॉल्वेंट बचे थे। उन्होंने खुद को ये समझाया था कि वे उधार ले रहे हैं, कि वे इसे चुका देंगे। उन्होंने कभी नहीं चुकाया, और जब ऑडिट में ये बात सामने आए, देवयानी के हाथ छोटे से पीतल के दिए के चारों ओर थोड़ा सा कांपे। उन्होंने बताया, मेरी मां ने मरने से 1 साल पहले मुझे ये कहानी सिर्फ एक बार सुनाई थी। मेरे दादाजी घबरा गए थे। वे आपके दादाजी, उस वक्त के महाराज, के पास गए और सब कुछ कबूल कर लिया। उन्होंने सार्वजनिक बदनामी का सामना करने के बजाय इसे चुपचाप सुधारने के लिए वक्त की भीख मांगी। आपके दादाजी, जो लगभग हर चीज से ज्यादा वफादारी को अहमियत देते थे, उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए हामी भर दी। तभी आपके पिता को वो ऑडिट ठंडे बस्ते में डालने के लिए लाया गया था। तब वे पूरी सच्चाई नहीं जानते थे। मेरा मानना है कि वे बस एक पुराने पारिवारिक मित्र को नौकरशाही के झमेले से बचा रहे थे, और वह शिकार का हादसा। देवयानी के हाथ थोड़े कांपने लगे। 2 साल बाद मेरे दादाजी की मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर यह एक शिकार का हादसा था। मैं कभी इसके अलावा कुछ और साबित नहीं कर पाए, और भगवान मुझे माफ करे, मैंने कभी बहुत गहराई से देखने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मेरे अंदर का कोई हिस्सा हमेशा इस बात से डरता था कि मुझे क्या मिल सकता है, इस डर से कि यह कोई हादसा नहीं था। आखिरकार अनन्या की आंखों में देखते हुए देवयानी ने कहा, इस डर से कि जिसने भी इसका इंतजाम किया होगा, उसने शायद आपके दादाजी के अपने आदेश पर किया होगा, ताकि उस कर्ज को हमेशा के लिए चुप कराया जा सके जिसे अब चुपचाप नहीं चुकाया जा सकता था, और उस आदमी को खामोश किया जा सके जो उम्र के साथ कड़वा होने के लिए बहुत कुछ जानता था। कमरे में पूरी तरह खामोशी छा गई। अनन्या ने अपने सीने में कुछ ठंडा सा महसूस किया। देवयानी के प्रति कोई गुस्सा नहीं, जिनका दुख साफ तौर पर और दिल चीर देने वाला था, बल्कि एक ऐसे पारिवारिक इतिहास के प्रति जो उसके खोदने पर एक के बाद एक खौफनाक राज खोल रहा था। अनन्या ने धीमे से पूछा, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? या पापा को, या किसी को भी? देवयानी ने बिना इस शब्द से कतराए सीधे तौर पर कहा, क्योंकि मैं एक कायर थी। क्योंकि जब मुझे ये बात पता चली तब मैं 17 साल की थी। अभी अभी आपके पिता से मेरी सगाई हुई थी, और मुझे इस बात का डर था कि अगर सच कभी बाहर आ गया तो मैं वो लड़की बन जाऊंगी जो अपने ही दादाजी के गुनाहों को अपनी पीठ पर लाद कर इस परिवार में ब्याही गई है। मैंने खुद को समझाया था कि उस कर्ज की कीमत पहले ही जिल्द और खामोशी में चुकाई जा चुकी है। मैं गलत थी, मैं अब ये बात जानती हूँ। अध्याय 22, ट्रस्ट का हक। अनन्या उस रात भी सो नहीं पाए। वो कबीर के साथ बगीचे की नीची दीवार पर बैठी रही। छोटे बैटरी लैंप के नीचे लेजर फैली हुई थी, और वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इतने पुराने जुर्म के लिए इंसाफ असल में कैसा दिख सकता है। अपनी उंगली से नंबरों की एक कतार पर निशान लगाते हुए अनन्या ने कहा, मंदिर के ट्रस्ट, स्कूल, वे क्लिनिक जिनके लिए वो पैसा था, उनमें से कुछ गांव आज भी फंड की कमी से जूझ रहे हैं। बच्चे आज भी काम करने वाले सबसे पास के स्कूल तक 4 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं। यह कोई बीती हुई इतिहास की बात नहीं है कबीर, यह आज भी हो रहा है क्योंकि एक ऐसा कर्ज है जिसे किसी ने कभी नहीं चुकाया। कबीर ने सीधे शब्दों में कहा, तो इसे चुका दो। वो आदमी तो मर चुका है। यहां तक कि देवयानी भी नहीं, जो सच्चाई पता चलने पर एक टीनेजर थी और 30 साल तक बोलने से डरती रही। ये कर्ज उन गांवों का है, उस कर्ज को चुकाओ। यह इतना आसान नहीं है। पैसा बहुत पहले जा चुका है, बुरी तरह के निवेशों में डूब गया, या उसके बाद जहां भी खत्म हुआ हो। कबीर ने सहमति जताते हुए कहा, नहीं, लेकिन तुम नहीं खोई हो, और न ही इस परिवार का मौजूदा खजाना खोया है। अनन्या, अब तुम्हारे पास असली संसाधन है। जमीन, ट्रस्ट की आमदनी, एक राज्य सरकार जो बलवंत के ट्रायल को जिस तरह तुमने सार्वजनिक रूप से संभाला, उसकी वजह से तुम्हारी परिवार की इज्जत एक पीढ़ी से ज्यादा करती है। तुम एक नया ऑडिट करवा सकती हो, ये पता लगा सकती कि उन गांवों को असल में क्या बकाया था, महंगाई के हिसाब से जोड़कर, और उसे फंड कर सकती हो। गोपनीयता में लिपटी हुई माफी के रूप में नहीं, एक सार्वजनिक, जानबूझकर किए गए सुधार के रूप में। अनन्या ने काफी देर तक उसकी तरफ देखा। तुम इसे बहुत आसान बनाकर कह रहे हो, कबीर ने कहा, यह आसान नहीं होगा। यह महंगा होगा, और धीमा होगा, और इस परिवार के कुछ लोग इस बात को सार्वजनिक करने पर तुम्हारा विरोध करेंगे। लेकिन जब भी कोई ईमानदार रास्ता सामने आया है,
तुमने कभी भी आसान रास्ता नहीं चुना है। मुझे उम्मीद है कि तुम अब भी ऐसा नहीं करोगी। थकान उसके शरीर के कोने कोने में महसूस हो रही थी, फिर भी वह हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम सचमुच मुझे अच्छी तरह जानते हो। अनन्या के पिता ने कभी जो शब्द इस्तेमाल किए थे, उन्हें बिना खुद समझे दोहराते हुए उसने कहा, मैं सीख रहा हूं। हर दिन थोड़ा और। अध्याय 24। परिवार का फैसला। 3 दिन बाद परिवार की पूरी बैठक बुलाई गई। विक्रमादित्य, देवयानी, आदित्य, इशिता, वीर और अनन्या सब उसी मेज के चारों ओर बैठे थे जिसने पिछले कुछ हफ्तों में जश्न से ज्यादा कड़वे सच देखे थे। इस बार देवयानी ने अपनी कहानी का हिस्सा खुद सुनाया, बिना इसके कि अनन्या को वह बोझ उठाना पड़े। यह एक छोटा लेकिन साफ दिखने वाला साहस था जिसे अनन्या ने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि कभी उसे भी 17-16 साल की उम्र में दरबार हॉल में खड़े होकर एक ऐसा सच बयां करना पड़ा था जिसे अकेले संभालना बहुत भारी था। जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो मेज पर काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। इशिता ने आखिरकार अपनी तनी हुई आवाज में कहा, तो हम वो परिवार हैं जिसने बाकी सब कुछ करने के साथ साथ अपने ही लोगों से चोरी भी की है। विक्रमादित्य ने अपनी आवाज में एक ऐसा दृढ़ता लाते हुए सुधार किया जो हफ्तों से नहीं सुनाई दी थी। हम वो परिवार हैं जो आखिरकार यह नाटक बंद करने जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अनन्या सही कह रही है। ये छुपाने की कोई कहानी नहीं है। यह एक ऐसा कर्ज है जिसे चुकाना है। हमेशा व्यवहारिक रहने वाले आदित्य ने पूछा, हम असल में किस बारे में बात कर रहे हैं? असल आंकड़ों में? अनन्या ने लेजर और कबीर के मोटे तौर पर तैयार किए गए अनुमानों को मेज पर आगे सरकाया। महंगाई और छूटे हुए ब्याज को जोड़कर कंजर्वेटिव तरीके से लगभग 4 करोड़ रुपए, जो मूल मंदिर ट्रस्ट के 12 गांवों में फैंटे हुए हैं। हम स्कूलों की मरम्मत, क्लिनिक के स्टाफ, साफ पानी के बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग करेंगे। सार्वजनिक रूप से, पारदर्शी तरीके से एक नए स्वतंत्र ट्रस्ट के जरिए संचालित किया जाएगा ताकि परिवार का कोई भी एक सदस्य पैसे को नियंत्रित न कर सके। देवयानी ने धीरे से दोहराया, 4 करोड़। ये तो विवेकाधीन खजाने, डिस्क्रिशनरी ट्रेजरी में बची हुई कुल रकम का ज्यादातर हिस्सा है। अनन्या ने कहा, तो ये बची हुई रकम का ज्यादातर हिस्सा ही सही। राजमाता, मैं आपसे यह नहीं कह रही कि आप हमेशा के लिए अपने दादाजी का अपराध बोध धोती रहें। मैं इस परिवार से कह रही है कि वो आखिरकार 1 दशक से खुले पड़े कर्ज को बंद कर दे, ताकि यह किसी बलवंत जैसे शख्स के हाथ में हमारे खिलाफ हथियार बनना बंद हो जाए और ऐसी चीज बन जाए जिस पर हमें वाकई गर्व हो सके। अब तक असामान्य रूप से शांत रहने वाले वीर ने मेज के कोने से अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि अनन्या के आने के बाद से इस परिवार में किसी का भी दिया गया ये पहला सचमुच बेहतरीन विचार है, और इसमें मैं खुद को भी शामिल करता हूं, क्योंकि मेरे ज्यादातर विचारों में लोगों की जासूसी करना ही शामिल होता है। मेज के चारों ओर एक हल्की सी, हैरान करने वाली हंसी गूंज उठी। दिनों बाद ये परिवार की तरफ से आया पहला असली ठहाका था। विक्रमादित्य ने अपने परिवार को चारों तरफ देखा और फिर आखिरकार अनन्या की तरफ देखा। कौन कौन इसके पक्ष में है? एक एक करके हाथ उठ गए। सबसे पहले देवयानी का, फिर आदित्य का, फिर इशिता का, और फिर मुस्कुराते हुए वीर का हाथ उठा। विक्रमादित्य ने कहा, तो फिर ये तय रहा। अनन्या, तुम इस नए ट्रस्ट की कमान संभालोगी। तुमने इस कर्ज को ढूंढा है, इसलिए तुम्हें ही इसे चुकाते हुए देखना चाहिए। अनन्या को महसूस हुआ कि उसकी छाती में कुछ बहुत गहराई से टिकसा गया है। ये जीत का जश्न नहीं था, बल्कि कुछ और था, कुछ ज्यादा स्थिर। यह उस परिवार को एक साथ, बिना किसी से लड़े, अपनी मर्जी से जिल्द आराम के बजाय ईमानदारी को चुनते हुए देखने का एक कठिन परिस्थिति में जीता हुआ सुकून था।